मैथ्स अकेडमी की अगली कड़ी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए फिर से एक नए सेट कॉल करते हैं। इसमें रीजनिंग के प्रश्नों को प्रश्न संख्या 58 से दिया गया है। चलिए पहले प्रश्न कॉल करते हैं। इस श्रृंखला में लुप्त संख्या का मान ज्ञात करें। A1C E4H I9M M16R। तो अगला पद क्या होगा देखिए, A से E, E से I, I से M, A से E, B, C, D यानी कि 3 अक्षरों का गैप है तो आ गया E। E से I, E, F, G, H 3 अक्षरों का गैप है तो आया I। I से J, K, L फिर आ गया M यानी कि बीच में 3 अक्षरों का गैप है तो M से आगे जाएंगे 3 अक्षरों का गैप करके तो M, N, O, P तो यहाँ आएगा Q। आगे देखिए 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16 और 9 25 तो यहाँ आएगा 25। आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए A से F, A, B, C, D, E 4 अक्षरों का गैप है आया F। B, C, D, E, F, G, H, I, J 4 अक्षरों का गैप है तो आया K। K से हम 4 अक्षरों का गैप करेंगे तो K, L, M, N, O, P आएगा P। देखिए ये और ये इन दोनों में से कोई एक आंसर सही है। P के बाद 4 अक्षरों का हम गैप करेंगे तो आएगा U। U से हम 4 अक्षरों का गैप करेंगे तो आएगा U, V, W, X, Y, Z तो हमारा आंसर हो जाएगा P और Z। यहाँ आएगा Z। अगला देखिए 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है तो देखिए यहाँ बना लेता हूँ। ये हमारा पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। देखिए ए का घर बी से बी के पश्चिम में है। ए का जो घर है वो बी के पश्चिम में है यानी कि ए का घर बी के पश्चिम में है तो ए का घर यहाँ होगा और बी का घर यहाँ होगा तो बी के पश्चिम में हो जाएगा ए का घर। बी का घर सी के दक्षिण में है तो देखिए ये अगर दक्षिण है तो बी का घर कहाँ, सी का घर कहाँ होगा, बी का घर सी के दक्षिण में है तो ये अगर दक्षिण में है तो सी का घर उत्तर में होगा तभी ये दक्षिण में होगा। देखिए उत्तर से दक्षिण। आगे दे रहा है सी का घर डी के पूर्व में है। अब सी का घर डी के पूर्व में है यानी कि पूर्व ये है तो डी कहाँ होगा, यहाँ पर, तभी तो डी के घर से सी का घर पूर्व में होगा। अब पूछ रहा है डी से बी का घर किस दिशा में है तो डी से ये जो है ये पूछ रहा है कि डी से बी का घर किस दिशा में है तो ये जो दिशा बन रही है ना ये कौन सी दिशा बन रही है, ये दिशा बन रही है दक्षिण और पूर्व तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व करेक्ट आंसर। अगला देखिए बाई 6 मीटर पश्चिम में चला। यहाँ बनाते हैं ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। बाई 6 मीटर पश्चिम में चला तो यहाँ से बाई ने चलना शुरू किया, ये 6 मीटर पश्चिम में चला। दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला तो यहाँ से सीधा हाथ इधर होगा तो दाएं मुड़ा और 8 मीटर चला। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या है। तो देखिए अब यहाँ पे जाकर के वो रुक गया तो शुरुआती बिंदु यहाँ था तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये पूछ रहा था। इससे पहले एक प्रश्न में मैंने बताया था जब हम विकर्ण निकालेंगे इसको कर्ण या विकर्ण तो हम यहाँ इसको क्या करेंगे, कर्ण बराबर अंडर रूट में हम इनको लिखेंगे 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36 तो ये हो जाएगा 100 और जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो आंसर आएगा 10 यानी कि 10 गुणा 10 तो इन दो जोड़ों में से एक संख्या को बाहर निकाल के रखते हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा 10। अगला देखिए गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। देखिए ये हमारा पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। गांव ए बी के पश्चिम में है।
जो ये जो बी है ना वो सी के दक्षिण में है। तो देखिए जब ये ऊपर हो गया थोड़ा, यहाँ पे कर लेते हैं चौराहा ए बी। तो बी का घर है सी के दक्षिण में, तो सी का घर हो जाएगा यहाँ पर। जो गांव डी के पश्चिम में है, तो देखिए सी का घर सी का घर है वो कह रहा है जो गांव सी के दक्षिण में है, ठीक है। जो गांव डी के यानी सी का घर गांव डी के पश्चिम में है, तो डी का हो जाएगा यहाँ पर, तभी ये डी के घर से सी का घर पश्चिम में होगा। गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है? तो देखिए गांव डी के सापेक्ष ये जो है दिशा, ये कौन सी दिशा है, यानी कि ये बीच की दिशा। ये कौन सी दिशा है? ये दिशा है हमारी दक्षिण और पश्चिम। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए x 15 मीटर दक्षिण में चला। तो देखिए ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। x जो है यहाँ से चलना शुरू किया, 15 मीटर दक्षिण में चला, बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। यहाँ से बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, और बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, फिर से बाएं मुड़ा, ये 15 मीटर चला। वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो यहाँ पर जाकर के ये रुक गया। यहाँ से इसने चलना शुरू किया था, यहाँ पर जाके रुक गया, तो ये दूरी 15 है, तो ये भी दूरी 15 ही होगी। और यहाँ से ये कौन सी दिशा है? पूर्व। तो आंसर हो जाएगा 15 मीटर पूर्व। देखिए कोई देश इन दिनों, ये कथन वाला सवाल है, कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। पहला दे रहा है उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता है। देखिए अगर माना जाए तो दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है, तो ये जो असंभव शब्द दिया है, इस वजह से ये जो निष्कर्ष है वो गलत है। निष्कर्ष दूसरा देखते हैं, आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं। तो देखिए ये भी गलत दे रहा है कि देशवासी आलसी हो गए हैं, तो इसका मतलब ये कि दूसरा भी कथन गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा डी, ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 65। कथन दिया है क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? तर्क दिया है नहीं, इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। बिल्कुल है, यदि हम नए उद्योग शुरू करेंगे तो शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। नहीं खोलने चाहिए, इसके पक्ष में है, तो ये बिल्कुल सही है। हाँ, ये रोज़गार के अवसर प्रदान करेगा। अब अगर उद्योग धंधे खुल भी जाते हैं तो रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे, तो ये दूसरा भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, सॉरी ऑप्शन हो जाएगा तर्क 1 और 2 दोनों मजबूत है, सी इज करेक्ट आंसर। 66 देखिए कथन दिया है, कथन 1 कथन 2, दो कथन दिए हैं। कई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित हैं। जो भी ऑफिस हैं 2 से 8 तक मंजिलें हैं उनमें चल रहे हैं। कथन 2 दिया यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट होती है। मिनिमम अगर किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो उसमें लिफ्ट होती है। निष्कर्ष देखिए सभी मंजिलों पर लिफ्टों द्वारा पहुंचा जा सकता है, लेकिन ये क्या कह रहा है, किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट होती है। तो देखिए पहला तो ये गलत है। दूसरा दे रहा है केवल तीसरी मंजिलों के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये जो पहले दिया था ये दे रहा है कई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित है। किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो उसमें लिफ्ट होती है, लेकिन ये कह रहा है तीसरी मंजिल से ऊपर वाली में, तो ये भी गलत है। 7वीं मंजिलों में लिफ्ट है। अब देखिए तीसरी से ऊपर वाली में, तीसरी से ही जब लिफ्ट शुरू हो जाती है तो 7वीं मंजिल के 8वीं मंजिल तक लिफ्ट होगी, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि केवल तीसरा। देखिए ऑप्शन सी, केवल इसका तीसरा अनुसरण करता है। अगला सवाल देखिए फ्लैम्बॉयंट शब्द से कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता? तो देखिए LAMB, BOUT, यू इसमें कहीं नहीं दिया, इसका नहीं किया जा सकता। MOAN, BOAT, केवल ये बी आंसर है, इसका ही गठन नहीं किया जा सकता। अगला देखिए निम्नलिखित शब्दों में इसके शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हैं। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला यानी डिक्शनरी ABCD के अनुसार होनी चाहिए। एस के बाद एच नहीं आता, तो ये भी नहीं है। एच के बाद ई नहीं आता, ये भी नहीं है। बी के बाद आई आता है, आई के बाद एल आता है, एल के बाद ओ आता है, ओ के बाद डब्ल्यू आता है, तो यही सही है। देखिए सी के बाद एच आता है, लेकिन एच के बाद ए नहीं आता, ये गलत है। अरे देखिए हिरण, मृग, छोना,
तो घोड़ा का संबंध किससे है? ऋण का संबंध यदि मृग छूना से है तो घोड़ा का संबंध किससे है? तो देखिए हिरण के बच्चे को कहते हैं मृग छूना, तो घोड़ा के बच्चे को क्या कहते हैं? देखिए घोड़ा के बच्चे को मेमना नहीं कहते, भीड़ के बच्चे को कहते हैं, बछड़ा गाय के बच्चे को कहते हैं, बछेड़ा घोड़े के बच्चे को कहते हैं, और दादुर जो टोड होता है ना, ये टोडपोल, ये कहते हैं, ये शायद कहते हैं मगरमच्छ के बच्चे को। तो देखिए आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला देखिए भागना का संबंध यदि चलना से है तो इनमें से किसका संबंध होगा? तो देखिए भागना यानी बहुत तेज दौड़ना, और चलना यानी स्लो चलना। ठीक है, तो ऐसे ये हो जाएगा भारी वर्षा और थोड़ी वर्षा, तो यही हमारा सही आंसर है। ये देखिए ई एच का संबंध वी एच से, तो एम जे का संबंध किससे होगा? तो देखिए ई एंड वी ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं, और एच और एस ये दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। ऐसे ही एम का विपरीत अक्षर होगा एन, और जे का विपरीत अक्षर होगा आर। तुम्हारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए ताला, रोक, कसा हुआ, इनसे मिलता जुलता शब्द हमें इनमें से ढूंढना है। तो देखिए ताला क्या करता है? रोकता है, किसी चीज़ को बंद करता है। कसा हुआ इसका ही मतलब वही हो गया। ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? समानार्थी हैं। तो इसमें खुला अपोजिट है, खिड़की अलग है, ये भी खुला ही है, बंद ये हमारा आंसर है, द्वार है वो भी खुला ही होता है। इसको देखते हैं 1 4 27 256। तो देखिए 1 4 27 256। अगला क्या होगा? इसको देखिए 1 2 ये दिखाई दे रहा है 2 का वर्ग है, 3 ये 3 का घन है, तो ये 4 ये 4 की पावर 4 है, तो यहाँ पर होगी 5 की पावर 5, और 5 की पावर 5 होती है 3125। अगला देखिए 20 और 2 22, 22 और 2 24, और 2 26, और 2 28, यहाँ तो आना चाहिए 28, और 4 32, और 4 36, और 4 40, तो ये हो गया 28 और 40। इन दोनों का योग पूछा है, तो 28 और 40 का योग हो गया 28 प्लस 40 बराबर 68। आंसर हो जाएगा 68। अगला देखिए 11, जैसे अभी हम पहले कर चुके हैं सीरीज का सवाल। 11 यानी कि 1, ये 11 की पावर 2, ये 11 की पावर 3, ये 11 की पावर 4, तब होगा 11 की पावर 5, और 11 की पावर 5 होती है 16 10 51। आप चेक करके देख लेना। देखिए GHI एक छोड़ दिया, JK एक छोड़ दिया, LM एक छोड़ दिया, NO एक छोड़ दिया। इनमें से ऐसा कौन सा एक एक छोड़ के चल रहा है? तो देखिए XYZ एक छोड़ दिया, AB एक छोड़ दिया, CD एक छोड़ दिया, EF एक छोड़ दिया, यही हमारा आंसर है। अगला देखिए किसी महीने का चौथा दिन यानी कि 4 तारीख को रविवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 30वें दिन के पहले छठा, यानी 30वें दिन के पहले छठा, तो 30 में से 6 कम कर दो तो हमें पता करना 24वें दिन कौन सा दिन होगा। तो देखिए 4 तारीख को रविवार है, तो अगला रविवार कब पड़ेगा? 11 तारीख को। अगला रविवार पड़ेगा 18 तारीख को। हर 7 दिन बाद वही दिन लौट के आता है। अगला रविवार पड़ेगा 25 तारीख को। तो 24वीं तारीख को कौन सा दिन होगा? जब 25 को रविवार है तो 24वीं तारीख को होगा शनिवार। सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए ए से हम करते हैं ए से हम करते हैं, ए से एक्स तो बहुत हो गया, ए से हम करते हैं सी यानी कि 1 का अंतर है, और सी से हम करते हैं ई 1 का अंतर है, और ई से हम करते हैं जी 1 का अंतर है, तो जी से हम करेंगे 1 छोड़ के, तो हमारा आ जाएगा आई। अब आगे देखिए 1 और 3, 1 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो आया 3, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 9, और 9 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27। अब देखिए 1 और 3 कितने होते हैं? 1 और 3 कितने होते हैं? 4, और ये 3 और 4 कितने होते हैं? 7, और 7 और 4 कितने होते हैं? 11। तो आगे जो लास्ट में संख्या आएगी वो आएगी 11। अब देखिए आर कैसे आएगा?
जेड का हम संबंध करते हैं, ये सी से तो ये जेड का संबंध करेंगे एक्स से, एक्स वाई जेड एक छोड़ दिया। अब देखिए वी डब्ल्यू एक्स एक छोड़ दिया, और देखिए टी यू वी एक छोड़ दिया। तब यहाँ पे क्या आएगा, टी से पहले आता है एस और एस से पहले आता है आर, तो यहाँ आएगा आर। आंसर हमारा हो जाएगा I-27 R11B। अगर देखिए किसी कुट भाषा में 817 का अर्थ है कॉटन मेक्स थ्रेड, यानी 8 इसका अर्थ है 1 एंड 7 इसका है, और थ्रेड मेक्स क्लोथ्स। तो देखिए ये क्लियर नहीं, अभी यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकते, इसको लिख के करते हैं। ये तो हम ऐसे ही बता देते हैं आपको। देखिए सॉफ्ट का पूछ रहा है, तो देखिए सॉफ्ट कॉटन क्लोथ्स, इसमें सॉफ्ट लिखा है और सॉफ्ट इसमें कहीं नहीं लिखा है। चलिए कॉटन देखते हैं सबसे पहले। कॉटन इसमें लिखा है, कॉटन इसमें नहीं लिखा, कॉटन इसमें लिखा है। तो पहले और थर्ड में कॉटन कॉटन मैच हो रहा है, तो पहले और थर्ड में कौन सी संख्या मैच हो रही है, पहले और थर्ड में संख्या मैच हो रही है 1। ठीक है, इसको हटाइए, ये कॉटन का हो गया। क्लोथ देखिए इसमें क्लोथ है और दूसरे में भी क्लोथ है, तो दूसरे और तीसरे में कौन सी संख्या मैच हो रही है, दूसरे तीसरी संख्या मैच हो रही है 2। ठीक है, अब जो बच्चा इस तीसरे वाले में क्या बचा 3, तो 3 ही हमारा आंसर है। सॉफ्ट का कोड क्या होगा 3। अगला देखिए स्लोब को 4 3 7 में लिखा जाता है यानी, और फेट को 2 6 8 5 लिखा जाता है। तो एस को लिख रहा है 4, और एल को लिख रहा है 3, और ओ को लिख रहा है 7, और बी को लिख रहा है 9, और फेट को 2 6 8 5। तो लॉफ्ट को कैसे लिखेगा, एल ओ को लिखेगा 37, और एफ टी को क्या लिखेगा, एफ को लिखेगा 2 और टी को लिखेगा 8, यानी 37 28 हमारा आंसर है। अगला कह रहा है किसी विशेष कूट भाषा में प्लस प्लस गुणा को प्रस्तुत करता है। प्लस की जगह तो हमें करना है गुणा, ये हो गया गुणा। माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, ये हो गया हमारा प्लस। गुणा भाग को प्रस्तुत करता है, ये हमारा हो गया भाग, और भाग माइनस को प्रस्तुत करता है, तो ये हो गया माइनस। तो इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा, तो देखिए बोर्ड मास की जो विधि होती है उसके अनुसार हम करेंगे। तो सबसे पहले भाग करेंगे, तो 4 का भाग हम देंगे 8 में, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 2 प्लस 2 गुणा 1। अब देखिए भाग के बाद करते हैं गुणा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 2 प्लस 2। प्लस 2 माइनस 2 एक दूसरे से कट गए, या कह सकते हैं घट गए या जुड़ गए। तो आंसर हमारा आया 16। देखिए हॉलीडे को ELIFAXV के रूप में कूटबद्ध किया, सम को कैसे लिखेंगे, तो देखिए एच को ये माइनस में चल रहा है, तो देखिए EFGH यानी कि 2 पद छोड़ के, मैं करके दिखाता हूँ, HOLIDAY, तो लिख रहा है ELIFAX और V। तो देखिए EFGH यानी कि ये -2, LMNO -2, IJKL -2, FGHI -2, ABCD -2, XYZ A -2, VWXY -2, यानी -2 करके हमें लिखना है। ये -2, ये -2, ये -2। तो देखिए S से पहले आता है R, R से पहले आता है Q, तो यहाँ आएगा P। U से पहले आता है T, T से पहले आता है S, और S से पहले आता है R। M से पहले आता है L, L से पहले आता है K, K से पहले आता है J। आंसर होगा A। देखिए इसको तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, रिलेशन का संबंध है। चलिए देखते हैं। A@B, देखिए A@B का अर्थ है A B का बेटा है। ये तो लैंग्वेज में लिखी हुई है, मैं आपको समीकरण सॉल्व करके दिखाता हूँ। समीकरण लिखा है तो x हैज बाई, इसको हटाइए, x हैज बाई @z स्टार w का क्या अर्थ है, ये पहले हम सॉल्व करना है। तो देखिए हैश में क्या दे रहा है, A हैश B का अर्थ है A B का भाई है,
यानी कि A-B यानी एक्स वाई का भाई है। मैंने बताया था जो जेंट्स होते हैं यानी मैन होते हैं उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। आगे देखिए एट द रेट का क्या अर्थ है, एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, यानी भाई जेड का बेटा है। तो देखिए ये जेड का बेटा है। आगे दे रहा है स्टार, स्टार क्या है, यदि ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है। तो देखिए जेड डब्ल्यू की कौन है, जेड डब्ल्यू की माँ है। देखिए जेड डब्ल्यू की माँ है, तो ये भी या तो बहन होगी या भाई होगा। आगे देखिए अब आगे क्या कह रहा है, यदि जेड के एक बेटा और एक बेटी है। तो देखिए जेड के एक बेटा और एक बेटी है, यानी कि ये बेटी है। ये कहने का मतलब कम से कम जेड के एक बेटा है, लेकिन यहाँ तो दो बेटे हैं। तो इनमें से कौन सा, तो हमें पता करना है इनमें से कौन सा समीकरण सही है। देखिए डब्लू एक्स की बहन है, तो देखिए डब्लू एक्स की बहन है, पहला सही है। दूसरा देखिए डब्लू एक्स का भाई है, नहीं है। देखिए डब्लू तो एक्स की बहन है तो भाई कैसे हो जाएगा। तीसरा देखिए डब्लू एक्स का पुत्र है, क्या डब्लू एक्स का पुत्र है, नहीं है। अच्छा इसमें दिखाई नहीं दे रहा आपको, इधर देखिए फिर से देखिए, देखिए डब्लू एक्स की बहन है, तो देखिए डब्लू ये जो लेडीज़ है ये एक्स की बहन है, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, यानी दो भाई हैं और एक बहन है। ठीक है, तो डब्लू एक्स की बहन है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए डब्लू एक्स का भाई है, जब डब्लू एक्स की बहन है तो भाई तो हो नहीं सकता, गलत है। डब्लू एक्स का पुत्र है, जब डब्लू एक्स की बहन है तो डब्लू एक्स का पुत्र नहीं हो सकता। डब्लू एक्स की पुत्री है, ये भी नहीं हो सकता, तो पहला सही है। ऐसे देखिए दूसरा भी है। दूसरे सवालों करते हैं। दूसरे सवाल में समीकरण नहीं दिया है, लेकिन हमें सॉल्व करके पता करना है। तो देखिए इसके हमें कंडीशन लिख लेते हैं। पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। दूसरी दी है पी एक्सक्लेमेशन मार्क क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। तीसरा है पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है। निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है पी एस की बहन का पति है। तो हमें पता करना है पी एस की बहन का पति है, ये हमें पता करना है। चलिए समीकरण पे चलते हैं। ये चार ऑप्शन दिए इनमें से कोई एक सही है, तो देखिए कौन सा सही हो सकता है। पहला देखते हैं, पहला दे रहा है पी स्टार क्यू, तो स्टार का अर्थ क्या है, पी क्यू की पुत्री है, यानी कि ये जो पी है वो क्यू की पुत्री है। आगे दे रहा है क्यू परसेंटेज आर, क्यू परसेंटेज आर, यानी कि क्यू आर का पिता है, क्यू है जो आर का पिता है। आर एक्सक्लेमेशन मार्क एस, आर एक्सक्लेमेशन मार्क एस, आर एस की बहन है, आर जो है वो एस की बहन है। हल हो गया। अब देखते हैं, हमें पता करना है कि पी एस की बहन का पति है। ये जो पी है वो एस की बहन का पति है, नहीं है, ये तो भाई है, ये तो गलत है। ये एस की जो बहन है उसकी भी बहन ही है, पहला तो गलत है। दूसरा देखते हैं, ये तो गलत हो गया। दूसरा देखिए पी परसेंटेज क्यू, पी परसेंटेज क्यू का मतलब पी क्यू का पिता है, यानी कि ये जो पी है वो क्यू का पिता है। क्यू एक्सक्लेमेशन मार्क, तो देखिए क्यू एक्सक्लेमेशन मार्क आर, यानी क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है। आर स्टार एस, आर एस की पुत्री है, ये जो आर है वो एस की पुत्री है। अब ये क्या कह रहा है, पी एस की बहन का पति है, इससे भी नहीं निकल रहा, तो ये भी गलत है। अगला देखिए तीसरा पी स्टार क्यू, तो पी स्टार क्यू यानी पी क्यू की पुत्री है। चलिए पी क्यू की पुत्री है। अगला दे रहा है क्यू एक्सक्लेमेशन मार्क आर, एक्सक्लेमेशन मार्क यानी क्यू आर की बहन है। ये दे रहा है क्यू
आर की बहन है, क्यू है वो आर की बहन है। और आर परसेंटेज एस, देखिए आर परसेंटेज एस, यानी कि आर एस का पिता है। ये जो आर है वो एस का पिता है। तो पी एस की बहन का पति, इससे भी सिद्ध नहीं हो रहा, ये भी गलत है। तो ये चौथा ही आंसर सही होगा। इसको भी देखते हैं चौथे समीकरण को। पी परसेंटेज क्यू तो हमने बना ही लिया था, क्यू पी परसेंटेज क्यू का मतलब पी क्यू का पिता है। पी परसेंटेज क्यू का मतलब है पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है। अगला दे रहा है क्यू स्टार आर, यानी कि क्यू आर की पुत्री है। ये जो क्यू है वो आर की पुत्री है, तो ये आर क्या है, इसकी पत्नी है। आर एक्सक्लेमेशन मार्क एस, आर और एस बहनें हैं, आर और एस ये क्या है, बहनें हैं। ये जो आर है वो एस की बहन है। चलिए अब देखते हैं पी एस की बहन का पति है। तो देखिए पी एस की ये जो बहन है, ये दोनों ये भाई बहन है या फिर बहन बहन है, इसका अभी जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ये या तो भाई बहन है या बहन बहन है। तो एस की तो बहन हुई आर और उसका पति है पी, तो हमारा चौथा समीकरण बिल्कुल ही सही है, डी। चलिए अगला देखिए, अगले सवाल पर चलते हैं। के ने एल से कहा तुम मेरे पति के दामाद की, के ने कहा एल से, क्या कहा, तुम मेरे पति, यानी के का पति, मेरे पति के दामाद की। तो इनकी लड़की है और लड़की का पति, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, इनकी बेटी है एल। तो एल के से, ये जो एल है वो के से किस प्रकार संबंधित है, तो के की कौन हो गई है, के की, देखिए के की बेटी, तो के की बेटी कौन होती है, देखिए एल के का पिता है, नहीं है, एल के का दामाद है, नहीं है, एल के की पुत्री है, नहीं है, एल के की नातिन है। बस यही आंसर हमारा सही है। अगला देखिए, अगला दिया है निम्नलिखित में से, ये जो आकृति में, देखिए आकृति में वर्ग, ये जो वर्ग दिया है ना, ये वर्ग बताता है लोकतंत्रवादियों को, त्रिभुज बताता है शिल्पकारों को, और वृत्त बताता है भारतीयों को, और आयत बताता है पिताओं को। तो अक्षरों में कौन सा अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं, तो देखिए भारतीयों को बता रहा था वृत्त, ये तो हो गए भारतीय, और लोकतंत्रवादी हो गए वर्ग, ये हो गए लोकतंत्रवादी। तो इन दोनों में जो भी लेटर आ रहा है ना वही हमारा आंसर है। देखिए इन दोनों में जो लेटर आ रहा है वही हमारा आंसर है। तो इन दोनों में जो वर्ग में और वृत्त में और वर्ग में दोनों में आना चाहिए। तो देखिए सी आ रहा है, वर्ग में भी आ रहा है, वृत्त में भी आ रहा है, बी आ रहा है, वर्ग में भी आ रहा है और वृत्त में भी आ रहा है। तो हमारा आंसर हो गया सी बी। अगला देखिए, कौन सा व्यवहारिक त्रिभुज षटकोण और ज्यामितीय आकृतियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो देखिए ये जो षटकोण और ज्यामितीय, ये जो षटकोण और त्रिभुज, ये दोनों क्या होती हैं, ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज और ये हो गया षटकोण, ये हो गया ज्यामितीय आकृति। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, अगला कह रहे हैं एक महिला ने वजन कम करने के लिए 6 महीने के प्रोग्राम में भाग लिया। प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसका वजन 100 किलोग्राम था। रेखा आरेख प्रत्येक महीने के अंत में किलोग्राम में उसके वजन को दिखाता है। पिछले महीने की तुलना में कितने महीनों में उसका वजन कम होने की बजाय बढ़ा है। तो देखिए इसने यहाँ से शुरू किया, ये हमारे महीने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये वजन है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले उसका वजन 93 किलो था, तो दूसरे महीने में तो कम हुआ, लेकिन तीसरे महीने में बढ़ा और पाँचवें महीने में बढ़ा, यानी 2 महीने में इनका वजन बढ़ा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। अगला देखिए, अगला दे रहा है 12 और 1 सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक संग्रहालय में आगंतुकों की संख्या दर्शाता है।
शनिवार को आगंतुकों की संख्या गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से कितने % कम थी। तो देखिए शनिवार को आगंतुकों की संख्या थी 200, शनिवार को तो थी 200 और गुरुवार को थी 500। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, वो पूछ रहा कितनी % कम थी। तो पहले तो शनिवार को कितनी कम थी गुरुवार से, तो आप अंतर देख सकते हैं, अंतर है 300। गुरुवार से शनिवार को 300 कम थी। अब परसेंटेज हमें निकालना है किससे, गुरुवार से। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 500 में से सपोज करो 300 नंबर आए हैं तो कितने % आए हैं, तो 300/500 × 100। तो 0 से ये 0 कटे तो 5 से ये काटेंगे तो ये कटेगा 60 बार। तो हमारा आंसर आएगा 60। अगला देखिए, खराद मशीन का उपयोग करके आइटम ए तैयार होने में 12 घंटे लेती है और आइटम बी 15 घंटे लेती है। चलिए देखते हैं। तो आइटम ए के लिए लगने वाला ड्रिलिंग समय आइटम बी के लिए लगने वाले ड्रिलिंग समय से कितना कम है। तो देखिए ड्रिलिंग समय आइटम ए तो ले रहा है, आइटम ए 25%, आइटम ए जो तैयार होने में समय ले रहा था कितना, 12 घंटे। तो 12 घंटे का 12 का 25% कितना हो गया, अगर हम इसके 4 भाग करें तो 3 हो गया, ठीक है। आइटम बी 15 घंटे ले रहा था, तो 15 का ये हो जाएगा 33%। तो 15 का 33% कितना हो गया, 15 का 33% हो गया 15 गुणा 33/100, 5 तिया 15 और ये हो गया 20। इसको हम गुणा करें तो 99/20 और 20 का भाग देंगे तो 20 चौका 80, 19 बचे, 20 निम्मा 180 दशमलव, सॉरी ये हो जाएगा यहाँ से लगेगा ना, 20 चौका 80, 4.95। तो ये हो गया 4.95। अब जैसे कि पहले वाले किया था सेम उसी प्रकार से है। तो बी के लिए लगने वाले ड्रिलिंग समय से कितने % कम है, ए का कितने कम है %। पहले तो इसका अंतर निकालेंगे, तो इसका अंतर निकल के आएगा 1.95 × 100/3। तो देखिए जब हम 3 के इसमें भाग देंगे, सॉरी ये निकालना चाह रहा है किससे, आइटम ए के लिए लगने वाला ड्रिलिंग समय आइटम बी के लिए लगने वाले ड्रिलिंग समय से कितने % कम है, बी से। तो बी का है 4.95। तो हम इसको निकालेंगे 4.95 का हम इसमें भाग देंगे। तो देखिए दशमलव से तो दशमलव हट गया। अब इसको हम काटते हैं तो ये कटेगा 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 45 × 100 बटे 5 45 और 4 5 45, 3 से फिर कटेगा तो ये 13 और 3 से ही कटेगा तो 33। और जब हम 33 का 1300 में भाग देंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 33 का देखिए 4 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 33 चौका होते हैं 132। तो 33 तिया 99। तो 3 से हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी। तो आंसर यही सही होगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगला देखिए, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। देखिए दौड़ना, जॉगिंग, टहलना, चलना ये एक जैसे हैं, सोना अलग है। अगला देखिए LKM EDC, देखिए CDEQRSGHI ये अलग है। अगला देखिए, इसको देखिए, इसमें ये और ये सेम है और इसमें ये तीनों एक तरफ एक जैसी हैं, ये तो नहीं है। देखिए ये और ये सेम है, तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है। तो इनमें से अलग कौन सा है, बीच वालों को देखिए, 3 देखिए, इसमें देखिए ये और ये सेम है लेकिन बीच की ये अलग है, ये और ये सेम है तो बीच की अलग है। ऐसे ही इसको देखते हैं तो नहीं बनना, इसको देखते हैं तो नहीं बनना। आगे देखिए ये तो सेम है लेकिन इसमें ये और ये भी सेम है,
और ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, लेकिन बीच में इसमें देखिए बीच में अलग है और इसमें ये तीनों एक जैसे हैं। अगर हम इसको काउंट करके देखें तो 1 2 3 4 5, 3 और 2 5 और 4 9। ठीक है, इसमें काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4, 4 ये हो गए, 1 2 3 4 5, यानी 5 एक जैसी हैं, 4 एक जैसी हैं, 5 एक जैसी हैं, 4 एक जैसी हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 एक जैसी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 एक जैसी हो, तो पहला ही हमारा आंसर करेक्ट है। इसके देखिए HYQ NIX OSZ, तो देखिए HYQ NIX और OSZ। ठीक है, OSZ और NIX, देखिए NIX केवल ये अलग है क्योंकि इसमें टी दिया है, इसमें किसी में भी टी नहीं है। अगला देखिए बंदूक, गोली तो टॉर्च का संबंध किससे है। देखिए गोली कहाँ होती है, बंदूक में, तो आग क्या होगी, टॉर्च में नहीं, लेकिन बैटरी टॉर्च में होगी, अंधकार टॉर्च में नहीं, मोमबत्ती टॉर्च में नहीं। अगला देखिए 125.3 अनुपात 5 समानुपात, यानी 125.3 का संबंध 5 से कैसे है, वैसे ही इसका संबंध किसी से होगा। तो देखिए ये जो 3 है इसको हम उठा के यहाँ 5 की घात बना दें तो 5 पंजे 25 पंजे 125 आ जाएगा। ऐसे ही किसकी पावर, ये जो 4 है हम उस किसी एक अंक की पावर बना दें तो किसकी बना सकते हैं हम, 11 की, क्योंकि इकाई का अंक 1 है, तो 11 की पावर 4, ये हो जाएगा तो आंसर ए। अगला देखिए ऐसी आकृति हमें किस में मिलेगी। देखिए इसमें तो है ही नहीं है, इसमें ऐसे यहीं रह गया, जबकि ये बड़ा है, ये भी नहीं है, और देखिए इसमें भी नहीं है, तो सी आंसर करेक्ट है। इसको देखिए इसमें ये जो रेखा इसको हम और ले जाएं आगे तो ये पूरी करेगी, और ये जो है इसको ऐसे लेकर के आए तो ये किस में मिल रही है, इसमें, ये आंसर करेक्ट है। अगला देखिए ये जो आकृति दी है, ये आकृति इनमें से किस ऑप्शन को देख करके बनाई जा सकती है। तो देखिए ये मान के चलो ये 3 लाइन इकट्ठी हैं, तो देखिए इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, ये 3 है, और देखिए इसमें भी 3 है, फिर इसको हम कहते हैं टी की तरफ, तो ये टी भी है, और इसमें टी, ये टी नहीं है, ये थोड़ी बड़ी है, लेकिन इसमें 4 खाने की है, 5 खाने की, तो डी करेक्ट आंसर है। इसको देखिए इनमें, इनको जब हम मोड़ के एक घन बनाएंगे तो इनमें से कोई एक आकृति नहीं बनेगी। तो देखिए जब हम इसको घन बनाएंगे तो सारी नहीं दिखेंगी, लेकिन मैं लिख देता हूँ कौन सी किसकी अपोजिट में होगी। तो देखिए ये जो स्टार है, स्टार के अपोजिट होंगे 4 बिंदु, 2 लाइनों के अपोजिट होंगे ओ, और 1 बिंदु के अपोजिट होंगे ये वर्ग। ठीक है, तो देखिए इसमें दे रहा है स्टार के अपोजिट होंगे 4 बिंदु, लेकिन ये तो स्टार के पास में 4 बिंदु दे रहा है, बस यही हमारा आंसर है, ये गलत है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए अगर इन सवालों को करते हैं तो थोड़ा इन्हें पढ़ने के लिए समय चाहिए। गाने की प्रतियोगिता के टीवी शो का जज बनने हेतु निम्नलिखित शर्तें हैं। व्यक्ति ने गायन या संगीत में कम से कम एक तो पुरस्कार जीता हो, तब तो वो जज बन पाएगा। व्यक्ति ने संगीत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक काम किया हो। ठीक है, तीसरी है व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं आती हों। चौथा है व्यक्ति को अपनी वार्षिक आय का कम से कम 10% प्रतियोगिता के विजेता को देने के लिए तैयार हो। और पाँचवां है व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि इन योग्यताओं में से कुछ एक योग्यताएं अगर उसके पास नहीं है तो वो कौन कौन सी हैं, विचार किया जा सकता है जज बनने के लिए। तो पहली है छूट, ये छूट है। बी, यदि बी योग्यता उस पर नहीं है, यदि उपरोक्त मानदंडों को पूर्ण नहीं करता है तो आवेदन को विचार किया जाएगा। यदि डी वाली योग्यता भी नहीं है, डी वाली समझ रहे हैं, ये रही डी वाली, व्यक्ति को अब अपनी वार्षिक आय का कम से कम 10% प्रतियोगिता विजेता को देने के लिए तैयार होना चाहिए। यदि डी वाली भी नहीं है तो उसे इस शर्त से छूट दी जाएगी। ऐसे ई वाली नहीं है तो विचार के लिए रखा जाएगा। चलिए अब प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न, व्यक्ति ए 40 वर्ष का है, वो प्रतियोगिता के विजेता को अपनी वार्षिक आय का 10% दान करना चाहता है। ये 40 वर्ष का है, तो आयु उसने कितनी दी थी, 35 वर्ष। चलिए ठीक है, 10% दान करना चाहता है। उन्होंने संगीत उद्योग में अपने 15 वर्षों के अनुभव में 3 पुरस्कार जीते हैं और केवल हिंदी और अंग्रेजी में बोल सकता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है,
ये केवल हिंदी और अंग्रेजी बोल सकता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, कम से कम 3 भाषाएं आनी चाहिए, 3 भाषाएं, और सी में उसने छूट भी नहीं दी है, तो ये जज नहीं बन सकता। अगला देखिए, व्यक्ति भी एक प्रतियोगिता विजेता को अपनी वार्षिक आय का 5% दान करने को इच्छुक है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, दान करने के लिए कम से कम कितना, 10% दान करे तो सही है। और डी में छूट कितनी दी है उसने, यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में एक बार भी अपनी वार्षिक आय का 50% दान दिया हो, लेकिन ये क्या कर रहा है, केवल 5% ही दान करने का इच्छुक है, तो ये भी जज नहीं बन सकता। तीसरा देखिए, व्यक्ति सी ने संगीत उद्योग में 25 वर्षों के अनुभव में 5 पुरस्कार जीते हैं, ठीक है, 3 पुरस्कार की बात थी। चलिए आगे देखते हैं, कम से कम 1 पुरस्कार की बात थी, ठीक है। 25 वर्षों के अनुभव में 5 पुरस्कार जीते। उन्होंने भूकंप राहत के लिए अपनी पूरी तो दान कर दी संपत्ति, तीनों भाषाएं बोल सकती है, लेकिन देखिए इसकी जो एज है वो कितनी है, 25 वर्ष, और जबकि उसमें एज कितनी दी थी, उसने एज दी थी 35 वर्ष, देखिए 35 वर्ष, तो इसमें भी वो जज नहीं बन सकता। अगला देखिए, अगले सवाल को देखिए, इसकी और हम इसकी तुलना करेंगे तो ये लाइन इधर है और ये लाइन इधर है, यानी एक ही दिशा में। चलिए ठीक है, इसकी और इसकी तुलना करें तो ये टी इसके अपोजिट है। अब हम इसको देखेंगे तो ये लाइन सेम होनी चाहिए, कोना बदल जाएगा, यहाँ से ये इस कोने पे आ गई तो ये यहाँ से इस कोने पे आ जाएगी, और ये यहाँ पे इसकी अपोजिट हो जाएगी। तो देखिए ऐसा किस में है, ऐसा केवल और केवल बी में दिया है, इसकी अपोजिट। देखिए डी में भी दिया है, लेकिन डी में क्या कर रहा है, ये यहीं पर है, इसका कोना चेंज नहीं हो रहा है, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, इसमें क्या कर रहा है, ओ और त्रिभुज। देखिए इसको हम इसकी तुलना करेंगे तो ये और ये आकृति सेम है, लेकिन बीच वाली आकृति चेंज हो गई है। तो जब इधर से इधर जाएंगे तो ये और ये सेम होगा, बीच वाली आकृति चेंज हो जाएगी, तो ये और ये सेम है इसमें, ठीक है, और बीच वाली आकृति चेंज हो गई है। अगला देखिए छवि बनाने के लिए कितनी रेखाओं की ज़रूरत है, रेखा देखते हैं। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, तो देखिए 1 रेखा, 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 और ये 13 आंसर करेक्ट है। चलिए ये देखिए, दर्पण को रेखा एम पर रखा गया है। देखिए ये हमारा दर्पण है, शीशा लगा है, तो ये शीशे की छवि दिखाई दे रही है, तो मूल छवि क्या होगी, तो देखिए जब हम इसको यहाँ पर, ये कैसी बनी होगी, ये बनी होगी, देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे बनी होगी, तभी तो पलट के ऐसी दिखाई देगी, और ये बनी होगी ऐसे दिखाई दे रही है, तो ये ऐसे दिखाई देगी। ऐसी आकृति देखिए किस में है, और ये दिखाई होगा, ये होगा ऐसे। तो देखिए ऐसे और ऐसे केवल इसी में है, तो हमारा आंसर इन्हीं में से होगा। देखिए इनमें से ये और ये, देखिए ये हमारा मैच हो रहा है, डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसको देखिए, इसको फोल्ड करके ऐसा बनाया गया है, और जब हम इसको खोलेंगे तो 1 0 यहाँ आ जाएगा, और ये जो त्रिभुज है एक यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ऐसे ही चारों तरफ हो जाएंगे, तो हम देखते हैं। देखिए 2 0 नहीं है इसमें, ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं है 2 0, ये भी नहीं है, और इसको हम देखते हैं तो ये अलग दिशा में जा रहा है, ये अलग दिशा में जा रहा है, ये दोनों देखिए एक ही दिशा में चल रहे हैं, जैसे कि मैंने बनाया है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अरे देखिए, डिक्शनरी के अनुसार रखने पर कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, तो देखिए REF, ये तो कॉमन हो गए। अब आगे चलते हैं, तो इसमें आता है O, इसमें आ रहा है L, इसमें आ रहा है F, और इसमें आ रहा है I, इसमें आ रहा है I, और इसमें आ रहा है L, इसमें L आ रहा है। तो देखिए पहले नंबर पे क्या आएगा, सबसे पहले आता है I के बाद आता है L, तो पहले नंबर पे हमारा आएगा B। अगला देखिए, श्रृंखला में अगला शब्द हमारा क्या होगा, तो देखिए टोरेन इंट्यूटिव वेंचर रीअरेंज, अगला क्या होगा, तो देखिए इसको क्या किया इन्होंने, IN लास्ट के 2 अक्षरों से अगला मीनिंग शुरू कर दिया। देखिए
लास्ट के 2 अक्षरों से अगला मीनिंग शुरू कर दिया, लास्ट के 2 अक्षरों से अगला मीनिंग शुरू कर दिया, तो हम भी लास्ट के 2 अक्षरों से अगला मीनिंग शुरू करेंगे। तो GE से शुरू होने वाला हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, ये श्रृंखला दी है, अगला पद क्या होगा? तो देखिए ये उल्टी श्रृंखला दी है, यहाँ से करते हैं या यहाँ से करते हैं। चलिए ABC एक छोड़ दिया, CDE एक छोड़ दिया, EFG एक छोड़ दिया, GHI एक छोड़ दिया, IJK लास्ट लेटर हमारा K, यानी कि आंसर D। और देखिए BCD एक छोड़ दिया, DEF एक छोड़ दिया, FGH एक छोड़ दिया, HIJ एक छोड़ दिया, JKL। ठीक है, अब देखिए ये उल्टा चल रहा है, Z से पहले Y, Y से पहले X, X से पहले W, W से पहले V, V से पहले U। तो ये B आंसर करेक्ट है। अगला देखिए 112, 1 2 3 4 5, 5 तो E है, 1 2 3 4 5, 5 F है। इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 तो इसमें E है, 1 2 3 4 और 4 इसमें F है। ठीक है, अगला देखिए 3 E है और 3 F है। अगला देखिए 2 E है और 2 F है। अगले वाले में 1 F है और 1 E है। अब हो क्या रहा है? अच्छा ध्यान से देखिए, इसमें क्या था, इसमें 5 E थी और 5 F थे। तो अब जब आगे बढ़े तो क्या हो गया, 4 E रह गई और 4 ही F रह गए। तो या तो हम कह सकते हैं इन्होंने E और F को आपस में रिप्लेस कर दिया, इधर से F आया यहाँ और E गई यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, और जब यहाँ से इधर चले तो फिर एक और F यहाँ आ गया और एक ये E इसकी जगह पहुँच गई, तो और कम हो गई। फिर जब हम यहाँ पे चले तो यहाँ से देखिए एक और F इधर आ गया और एक और E इधर चली गई, आपस में रिप्लेस हुआ। फिर देखिए यहाँ से एक और F आया, यहाँ से एक और, तभी तो EF बचा। अब देखिए यहाँ से जब एक ये आपस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इधर सारे F हो जाएंगे, इधर सारी E हो जाएंगी। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? देखिए ये रहा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, C इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, देखिए 45 में से 26 यानी 4.5 में से 2.6 को हम घटाएंगे तो इसमें कितने जोड़ेंगे हम? 1.9, और इसमें से इसको हम घटाएंगे तो इसमें हम जोड़ेंगे 1.9, और इसमें से हम इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 1.9। 19 में से 7 गए तो हो गया 1.2। ठीक है, और 1.2 में हम जोड़ेंगे 1.9 तो हो जाएगा 3.1। वेरी गुड। चलिए आज हम हिंदी को भी सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखिए ये जो शब्द दिया है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा इस, देखिए अत्यधिक नहीं होगा, अति अधिक यही होगा, अत्यधिक नहीं होगा और यह भी नहीं होगा। देखिए ई ये होती है यड़ संधि, ई प्लस अ बराबर होता है य, तो बीच में बना य, यड़ संधि, ये आंसर करेक्ट है। अरे देखिए आचार, तो ये क्या कह रहा है? युग्म बनाना। देखिए सामासिक युग्म, युग्म कहते हैं जोड़ा, जोड़ा बनाना, जैसे माता पिता, खान पान, रहन सहन, वैसे ही आचार विचार, आचार विचार। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा विचार। अगला देखिए दुविधा, दुविधा किसे कहते हैं? धर्म संकट को कहते हैं, वो तो धर्म संकट में पड़ा हुआ है। अगला देखिए पत्थर, पत्थर को आपने सुना होगा, हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो पाषाण को पत्थर कहते हैं पुरानी भाषा में। गिरी तो पर्वत को कहते हैं, निर्भय जो डरता नहीं उसको कहते हैं, नवचर आकाश में उड़ने वाले कहते हैं। रघुपति राघव राजा राम, प्रत्येक में क्या हो रहा है? र रिपीट हो रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। सीता के आगे रमा खड़ी है, सीता के आगे, ये के आगे क्या चीज़ है? देखिए क्रिया विशेषण नहीं है, संबंध बोधक अव्यय है। ये क्या संबंध बता रहा है? सीता के आगे रमा है तो सीता और रमा में संबंध है, संबंध बोधक अव्यय है। अगला देखिए घूमना सुबह अच्छा है, तो शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध रूप होगा सुबह घूमना अच्छा है। अगला देखिए करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस बेस की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्त सर्वेश की। तो इसमें हमें क्या करना है? मात्राएं को गिनना है। मात्राएं कितनी है? तो देखिए 1 2 और 2 4, 5 6 और 2 8 और 1 9 10 और 2 12 और 13 और 2 15, 15 हो गई। 1 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 11 और 2 13, यानी कि 15 से 13 पहला करेक्ट है।
अंक भरना मुहावरे का अर्थ होता है, अंक भरने का मतलब होता है, देखिए अंक भरना मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव में है अंक भरना तो कहते हैं गले लगाना। अगला देखिए संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं? ये तो श्रृंगार रस के हैं। राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नर की परछाई। अगला देखिए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, यदि इंग्लिश की बात करें तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? पत्र पिताजी के द्वारा पढ़ा गया। वेरी गुड। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? तो योजक चिन्ह किसे कहते हैं? देखिए योजक चिन्ह लगा है ये भाई डैश बहन। सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समय, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह। देखिए कितनी छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ उसने बिंदी नहीं लगाई है। देखिए उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ, उपकार न मानने वाला होता है कृतज्ञ, और दूसरों की भलाई करने वाला होता है परोपकारी, और धर्म को मानने वाला, धर्म की ज्ञान रखने वाला कहते हैं धर्मज्ञ। कनक मीन्स होता है सोना, कनक के 100 गुनी मादकता अधिका है, जहाँ खाए बोरा है वहाँ पाए बोरा है। अगला देखिए बोतल में दूध बचा है, इस कौन सा कारक है? अधिकरण, अधिकरण का होता है मैं पे पर चिन्ह, तो इसमें मैं आ रहा है। अगला देखिए स्कूल बस 5 मिनट, सामान्य भविष्यकाल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसका बनाना है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है गा गी गे अंत में, तो ये हो जाएगा मैं आएगी। रवि दीवार रंगने लगा है, तो देखिए रवि दीवार ने रंगना शुरू कर दिया है, तो ये हो गई कृदंत क्रिया। अगला देखिए हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा? हंसिनी। कुमार का स्त्रीलिंग क्या होगा? कुमारिन। चुटिया का स्त्रीलिंग क्या होगा? चुटियाँ। कृपण का वर्ण विच्छेद क्या होगा? क ऋषि वाला र, ठीक है, क ऋषि वाला र, प में लगाए अ, और में लगाए अ डी। चलिए अगला देखिए शुद्ध वर्तनी कृष्ण, ये तो बहुत नॉर्मल है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो ये ऊंचे ऊंचे क्या है? ये ऊंचे ऊंचे क्या है? देखिए 4 विकल्पों में से विशेषण, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ ये विशेषण है। अगला 4 उस विकल्प का चयन करें वाक्य का सही विकल्प है। चलिए अगला देखिए सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या है? सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब सर्व मीन्स सबके लिए, यानी सब का नाम, सर्वनाम। और ये अगला देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है, ये अंदाज है, उसके बारे में आप जानते हो ये धर्मवीर भारती की रचना है। अगला देखिए पृथ्वीराज दासो, ये जीएस का क्वेश्चन है, चंद्रवदाई ने लिखी है। अगला देखिए सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? दयानंद सरस्वती। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाहकार सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? ये दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। अगला देखिए ये तो देखिए पैसेज को आप पढ़ेंगे तब हम प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे 143 तक 47 तक। तो आगे बढ़ते हैं 148 पर। 148 में दिया है 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द है। उपसर्ग लगा है, देखिए उपसर्ग लगा है, इनमें से बना शब्द नहीं है, तो देखिए इसमें लगा है पुनः, इसमें पुनः उपसर्ग लगा है, इसमें लगा है कु, और इसमें लगा है आ, लेकिन इसमें दिखावा, यानी इसमें ये पूरा एक वर्ड ही है, इसमें उपसर्ग नहीं लगा है, यही हमारा आंसर है। उस विकल्प का चयन करें प्रत्यय से बना है, तो देखिए प्रत्यय से बना इंसान नहीं है, मदद नहीं है, क्योंकि द हटा देंगे तो मद रह जाएगा, न हटा देंगे तो इंसान रह जाएगा। अगला देखिए समझ, झ हटा दें सम रह जाएगा, तो घर हटा देंगे तो ये जादू, यही प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। लास्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो स्वार्थ का विपरीत क्या होता है? देखिए वो कहते हैं ना वो तो बहुत स्वार्थी है, तो स्वार्थ का विपरीत क्या होगा? निस्वार्थ, ये हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा, इसमें और क्या सुधार की आवश्यकता है, आप कमेंट के द्वारा हमें बताइए, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसी हमारे पास व्यवस्था उस प्रकार से हम लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपके सहयोग की हमें बहुत ही अत्यंत मात्रा में आवश्यकता है, कृपया सपोर्ट करिए और इन बच्चों के भलाई के लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।